नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड। सफलतापूर्वक नवे वर्ष में प्रवेश करने पर सभी सम्मानित खाता धारकों एवं कार्यकर्ताओं का हृदय से आभार प्रकट करता है। निस्वा गर्ल्स इंटर कॉलेज, पहाड़पुर, आजमगढ़। एडमिशन ओपन क्लासेज नर्सरी टू 11। IIT और नीट की तैयारी और लाइफस्टाइल फर्नीचर बेलानाडी, आजमगढ़। भादो मास की अष्टमी को भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव जनपद में हर्षोल्लास के साथ भक्तिमय माहौल में मनाया गया। श्रद्धालुओं ने घर घर लड्डू गोपाल भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा स्थापित कर विधि विधान से पूजा अर्चना की। श्री कृष्ण के जयघोष व भजन कीर्तन कर रथ जगा किया गया। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने घरों में अपने इष्ट देवता की खूब अगवानी की और जन्मोत्सव मनाया। तो वहीं दूसरी तरफ भादो मास की अष्टमी की मध्यरात्रि कारागार में जन्मे श्री कृष्ण का जन्मोत्सव पुलिस लाइन के साथ सभी थानों में भी धूमधाम से मनाया गया। प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों ने पुलिस लाइन में श्री कृष्ण का विधि विधान के साथ पूजा अर्चन किया। इस दौरान विविध कार्यक्रम भी आयोजित हुए। कृष्ण जन्माष्टमी पर सोमवार की रात पुलिस लाइन को दुल्हन की तरह सजाया गया। यहाँ मनमोहक झांकी सजाई गई। खूबसूरत रंगोलियां लोगों का ध्यान अपनी तरफ खिंचती नजर आई। वैदिक मंत्रोच्चारण से पुलिस लाइन गुंजायमान हो उठी। यहाँ सारी रात भक्ति की बयार बहती रही। सोलह कलाओं व 64 गुणों से युक्त चक्र सुदर्शनकारी विष्णु अवतारी गिरधर गोपाल की किलकारियां घर आंगन में गूंज उठी। रात के अंधेरे और सन्नाटे को अपने तन पर लपेट श्याम ने सर्वत्र जगत में प्रकाश ही प्रकाश बिखेर दिया। लोग खुशी से झूम उठे, शंख बजने लगे। घंटों की आवाज घंटों तक सुनाई देती रही। प्रभु का दर्शन करने के लिए, उनकी आरती उतारने और बलैयां लेने के लिए लोगों में होड़ मच गई। ऐसे में जगह जगह पंडालों व मंदिरों में कृष्ण अपने विविध रूपों में मुस्कुरा उठे। कहना न होगा कि महाभारत के युद्ध में अर्जुन को कर्मयोगी कृष्ण ने अपने वृहद रूप का दर्शन कराकर जिस प्रकार धन्य कर दिया था, उसी प्रकार लोग जगह जगह वासुदेव कृष्ण के विविध और निराले रूप को देखकर धन्य हो गए। रात भर मंदिरों पंडालों में दर्शन पूजन भजन कीर्तन का क्रम चलता रहा। नगर की सभी सड़कें देर रात तक गुलजार रही। लोगों का आना जाना लगा रहा। खान पान खेल खिलौनों की दुकानों के रात्रि में भी रोशन रहने से मेला सरीखा दृश्य विद्यमान रहा। ऐसे में मध्यरात्रि में जैसे ही भगवान विष्णु के 8वें अवतार के रूप में बाल गोपाल कृष्ण ने जन्म लिया, आकाश आतिशबाजियों और धरती जय कन्हैया लाल के उद्घोष से गूंज उठी। नंद के घर आनंद भयो की सूचना को सोहर व बधाई गीतों के जरिए लोगों ने जन जन व कण कण तक पहुंचा दिया। मैया मोरा हो कि झूली झूली
सभी भक्तों, एक बार प्रेम से बोलिए सच्चे दरबार की। लगी तो नहीं लग जाएगी। सजा कहीं नहीं फोटो बढ़िया डलिया आजमगढ़ के विकास खंड रानी की सराय के फरिहा गांव में 2 बच्चों की डिप्थीरिया बीमारी से मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग की 14 टीमों को लगाकर टीकाकरण कराया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव में डेरा डाले हुए है। पूरे दिन टीकाकरण अभियान चलाकर करीब 400 बच्चों को टीका लगाया गया। वहीं 8 बच्चे संदिग्ध मिले हैं, जिन्हें सर्दी जुकाम व बुखार है। हालांकि विभाग उन्हें वायरल होने की बात कर रहा है। फरिहा गांव में डिप्थीरिया की बीमारी से 1 सप्ताह के अंदर 2 बच्चों की मौत हो गई। वहीं 2 बच्चों की हालत चिंताजनक बनी हुई है। एक का इलाज वाराणसी के एक प्राइवेट अस्पताल में चल रहा है। वहीं दूसरे बच्चे का इलाज सरायमीर के एक प्राइवेट अस्पताल में चल रहा है। गांव में 2 बच्चों की मौत से दहशत का माहौल है। उधर डिप्थीरिया से हुई मौत के बाद सीएमओ स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ रविवार को ही गांव में पहुंचे। गांव में कुल 14 टीमें लगाई गई हैं, जो अलग अलग मोहल्लों में जाकर जांच कर टीका लगा रही है। टीम लोगों को डिप्थीरिया जैसे खतरनाक रोग को लेकर जागरूक कर रहे हैं। वहीं दूसरे दिन भी चिकित्साधिकारी मनीष तिवारी ने बताया कि इस बीमारी की प्राथमिक लक्षण में बुखार है और गले में खराश हो जाता है और गले में सूजन भी हो जाती है। ऐसा लक्षण दिखता है तो जल्द से जल्द ब्लॉक पर डॉक्टर को अवगत कराएं। सही समय पर इलाज होने पर बच्चों को बचाया जा सकता है। दूसरे दिन फरिहा गांव में सीएमओ डॉक्टर अशोक कुमार, एसीएमओ डॉक्टर अरविंद चौधरी, अब्दुल अजीज मौके पर पहुंचकर जायजा लिया। साथ ही संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान सीएमओ ने फरिहा गांव में हुई 2 बच्चों की मौत को डिप्थीरिया से नहीं होने की बात कही। ऐसा है, मेरे संज्ञान में एक मेडिकल कॉलेज में बच्ची भर्ती हुई थी। 7-8 साल की बच्ची थी। उसको गले में दर्द, बुखार, खांसी, जुकाम, सांस लेने में दिक्कत थी। उसको वहाँ पर इलाज किया गया, डैट भी लगाया गया। बच्ची गंभीर स्थिति को देखते हुए उसको बनारस के लिए रेफ़र किया गया था। वहाँ जाके बच्ची की मौत हो गई। उसके बाद हमने जो है
फरिया गांव में 14 टीम लगाई हैं। घर घर जाके सर्वे कराया जा रहा है। 400 बच्चों को टीकाकरण किया गया है। वहाँ पर समस्या ये है कि वहाँ के जो लोग हैं वो टीकाकरण नहीं करवाते हैं, कुछ डर की वजह से, कुछ अपना उनको डर लगता है या अपना जो उनका धर्म है उसकी विशेष की वजह से उन्हें टीका लगाने से मना कर देते हैं। तो हम लोगों को 14 टीमें लगी हुई हैं। पर कल हम भी गए, हमारे डिप्टी CMO और DIO भी वहाँ पर गए थे। सब जगह हमने देखा, एक तो गंदगी का बहुत ही वहाँ पर बुरा हाल है। गंदगी बहुत है, इसकी वजह से भी कुछ बीमारियाँ फैल रही हैं। अभी एग्जैक्ट कारण का पता नहीं लग पाया है, परंतु ये संभावित है कि हो सकता है गलघोंटू से इसकी डेथ हुई है। कितनी डेथ हो गई बगल ब्लॉक में, मिर्ज़ापुर ब्लॉक में? हाँ, मिर्ज़ापुर ब्लॉक में भी 2 डेथ हुई थी वहाँ पर, और 1 डेथ यहाँ पर रिपोर्ट हुई है। बाकी अभी और डेथों के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है किस वजह से हुई है। वहाँ के स्थानीय ग्रामीणों को कहना है कि सर कम से कम 15 से 20 मौतें हो चुकी हैं। नहीं, ये सब सत्य नहीं है। 15 से 20 मौत हुई हैं, 3 ही रिपोर्ट हमारे यहाँ से हुई हैं अभी तक। तो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से किस तरह से उस पर ध्यान दिया जाएगा कि क्या कारण रहा कि वो लोग टीके से दूर रहे? टीके का उनके यहाँ वेब फैमिली है जो विरोध करती है, टीका लगवाते ही नहीं है। हमारी टीम बराबर जाती है और उनके दिन भी वहाँ निश्चित हैं किस दिन टीकाकरण किया जाएगा। और ये लोग अज्ञानता की वजह से टीके से डरते हैं और उसे दूर भागते हैं, बच्चों को छुपा लेते हैं, टीका नहीं लगवाते हैं, और उसी की वजह से संभावित है कि बीमारियाँ पनप रही हैं। इसके लिए हमारा प्रयास है कि हम हर गांव में एक तरफ से 100% टीकाकरण कराएं। जो भी बच्चे छूटे हैं उनका टीकाकरण कराना सुनिश्चित करें। देश के प्रसिद्ध संगीत घराने हरिहरपुर के कजरी महोत्सव में आजमगढ़ पहुंचे प्रसिद्ध गजल व भजन गायक अनूप जलोटा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के लिए वरदान बताया है। शहर के रोडवेज स्थित होटल में मीडिया से बातचीत करते हुए अनूप जलोटा ने कहा कि नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं हैं, वह अवतार पुरुष हैं, जिन्होंने देश के उत्थान का बीड़ा उठाया है। जितना विकास उन्होंने किया इतना कभी नहीं हुआ था। बीजेपी सांसद कंगना रनौत के किसानों पर दिए गए बयान पर अनूप जलोटा ने कहा कि बोलने से पहले सभी को सोचना चाहिए, ऐसा ना हो कि बाद में पछताना पड़े। कहा कि कंगना रनौत दिल से बोलती हैं, लेकिन बाद में उन्हें स्पष्टीकरण देना पड़ता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। देश में चल रही जातिगत जनगणना की मांग की वकालत करते हुए अनूप जलोटा ने कहा कि यह जरूरी है। पहले जब आधार कार्ड नहीं था तो लोगों की पहचान मुश्किल हो जाती थी, इसी तरह जातिगत जनगणना भी देश के लिए जरूरी है। उन्होंने कहा कि हरिहरपुर कजरी महोत्सव में आना मेरे लिए सौभाग्य की बात है, क्योंकि हरिहरपुर घराना देश का प्रसिद्ध संगीत घराना है। यह भी कहा कि हरिहरपुर में संगीत महाविद्यालय का निर्माण होने से युवा संगीत कलाकारों को बहुत लाभ होगा। उन्होंने युवा कलाकारों के लिए कहा कि शास्त्रीय संगीत की शिक्षा जरूरी है। उन्होंने कहा कि विभिन्न टीवी चैनलों पर टैलेंट शो से कई नई प्रतिभाएं संगीत के क्षेत्र में आई हैं, लेकिन अगर उन्हें लंबी रेस तय करने हैं तो शास्त्रीय संगीत जरूरी है। कहा कि सरकार शास्त्रीय संगीत और लोक संगीत दोनों को बढ़ावा दे रही है। कहा कि हमारे देश के 75% जनसंख्या गांव में रहती है और गांव में लोक संगीत ही होता है। उन्होंने कहा कि भोजपुरी बहुत ही लोकप्रिय भाषा है। आज भोजपुरी संगीत इतना पॉपुलर है कि भोजपुरी गानों के व्यूज 10 करोड़ 20 करोड़ तक पहुंच रहे हैं। ऐसा तभी हो रहा है जब भोजपुरी की लोकप्रियता है। उन्होंने कहा कि अभी भोजपुरी संगीत के स्तर को बढ़ाए जाने की जरूरत है। भोजपुरी कलाकारों को अश्लीलता से बचना होगा। उन्होंने कहा कि अगर भोजपुरी कलाकार भोजपुरी का स्तर और ऊंचा ले जाएं, तो इसकी पॉपुलैरिटी और बढ़ सकती है। अनूप जलोटा ने कहा कि बॉलीवुड की फिल्मों में जरूरत के हिसाब से गजलों का प्रयोग किया जाता है। कहा कि अगर फिल्म मुगले आजम होगी तो गजल आएगी और दबंग होगी तो मुन्नी बदनाम होगी। फिल्म की स्क्रिप्ट के हिसाब से गजल का प्रयोग किया जाता है। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने अपने प्रसिद्ध भजन ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन और काशी बदली अयोध्या बदली अब मथुरा की बारी है और राम खड़े हैं लिए धनुष बंसी बजने वाली है सुनाया।
उन्होंने विश्वास जताया जिस तरह से अयोध्या और काशी बदली है इसी तरह से मथुरा भी बदलेगा। ये सौभाग्य की बात है क्योंकि हमारे देश के जो संगीत के प्रमुख घराने हैं उसमें हरिहर घराना, हरिहरपुर तो स्थान का नाम है, तो हरिहरपुर घराना एक बड़ा सम्मानीय नाम है। तो जब मुझे आमंत्रण मिला तो मुझे बहुत खुशी हुई इस बात की कि मैं यहाँ आ रहा हूँ। आजमगढ़ तो मैं कई बार आया हूँ पहले, और जब मैं आजमगढ़ आता हूँ तो शबाना आज़मी जी को फ़ोन कर देता हूँ कि मैं जा रहा हूँ आजमगढ़। वो बड़ी प्रसन्न हो जाती है। कल भी मैंने उनको फ़ोन करके बताया कि मैं जा रहा हूँ। जब कैफ़ी साहब थे तो मैं कैफ़ी साहब को बता देता था मैं जा रहा हूँ। तो आजमगढ़ का नाम कई लोगों ने रोशन किया है, उसमें कैफ़ी आज़मी साहब भी हैं, उसमें शबाना आज़मी है। तो आज जो गायन होगा वो मुझे विश्वास है कि लोग पसंद करेंगे, स्वीकार करेंगे। मैं कुछ अपने जो पसंद के भजन हैं शास्त्रीय संगीत से रागों में वो आपको सुनाऊंगा और सबका मनोरंजन करूंगा। तो हरिहरपुर में संगीत महाविद्यालय बन रहा है, तो नई जनरेशन के लिए, जो यंग जनरेशन निकलेगी, उसके लिए कितना लाभप्रद होगा ये? देखिए, हमारे उत्तर प्रदेश में शास्त्रीय संगीत को बहुत महत्व दिया जाता है। आप तो जानते हैं बनारस में लोग कितना सीखते हैं, लखनऊ में कितना सीखते हैं। लखनऊ में भातखंडे संगीत महाविद्यालय है जो इस बार इस कार्यक्रम से जुड़े भी हुए हैं। वहाँ की वाइस चांसलर सीमा जी हमसे बहुत बात करती रहती हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि शास्त्रीय संगीत का उत्तर प्रदेश में एक विशेष स्थान है, और हरिहरपुर में जो संगीत विद्यालय बन रहा है वो अवश्य सारे देश में लोकप्रिय होगा और दूर दूर से लोग वहाँ पर शास्त्रीय संगीत सीखने आएंगे। युवा सिंगरों के लिए क्या रहेगा? जो नए गायक हैं उनसे क्या प्रेरणा देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? जो नए गायक हैं, ईश्वर ने सबको प्रतिभा दी है, सब बहुत अच्छा गा रहे हैं, लेकिन अपने गायन का अगर वो और आनंद लेना चाहते हैं तो वो शास्त्रीय संगीत सीखें। शास्त्रीय संगीत सीखने का ये अर्थ बिल्कुल नहीं है कि आपको शास्त्रीय संगीत ही गाना है। शास्त्रीय संगीत सीखने का अर्थ ये है कि आप जो कुछ भी गाएंगे आपको उसका आनंद आएगा, आप उसको समझ सकेंगे आप क्या कर रहे हैं। इसलिए प्रत्येक को जो भी संगीत क्षेत्र में है, चाहे वो वादन में है चाहे गायन में है, उसको शास्त्रीय संगीत सीखना ही चाहिए। उसका एक आनंद, इंजॉयमेंट वो स्वयं लेने लगेगा पहले से ज़्यादा। जिस प्रकार आज जो यूथ सांस्कृतिक कार्यक्रम जो यूथ जनरेशन है वो उससे भी जो थोड़ा तो उनको जोड़ने के लिए भी संदेश देना है। हाँ, यूथ जो जनरेशन है उनको भी मैं ये बताना चाहता हूँ कि सोनू निगम की अगर आप बात करें, वो शास्त्रीय संगीत सीखते हैं, वो बहुत अच्छा गाते हैं शास्त्रीय संगीत, सरगम तान आलाप सब बहुत बढ़िया लेते हैं। आप पापोन की बात करें, वो शास्त्रीय संगीत बहुत अच्छा गाते हैं। आप अंकित तिवारी की बात करें, वो तो ध्रुपद धमार गाते हैं। तो यदि आप शास्त्रीय संगीत सीख के आएंगे तो आप देर तक टिकेंगे। सोनू निगम से ज़्यादा कौन टिका है, क्योंकि वो शास्त्रीय संगीत का गायन को लेकर सरकार बढ़ावा दे रही, लोक संस्कृत, लोक गायन। हाँ, लेकिन दोनों को सरकार तो बढ़ावा सबको ही दे रही है। सरकार की ओर से शास्त्रीय संगीत को भी बढ़ावा है, लोक संगीत को भी बढ़ावा है। लोक संगीत को इसलिए ज़्यादा बढ़ावा है कि हमारा देश 75% हमारे यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो गांव में रहती है, और गांव में लोक संगीत ही होता है। इसलिए हमारे जो सरकार है वो लोक संगीत को बहुत बढ़ावा देना चाहती है। लोक संगीत में हमारे इसी उत्तर प्रदेश की मालिनी अवस्थी ने कितना सुंदर वातावरण बना के रखा है कि हर जगह उनके जो गाए हुए गाने हैं लोक संगीत, मैं तो उन्हें लोक संगीत की क्वीन कहूँगा आजकल, जो वो गाती हैं। भगवान उनको ऐसे बना रखे तो हमारे देश का जो लोक संगीत है, हमारे उत्तर प्रदेश का, बिहार का जो लोक संगीत है वो बहुत लोकप्रिय होता जाएगा। सर, जो विभिन्न चैनलों पे आते हैं टैलेंट शो प्रोग्राम होते हैं, ये कितने कारगर होते हैं युवा पीढ़ी के लिए? बहुत उससे फ़ायदा होता है। न जाने कितने सिंगर से वहाँ से आए हैं। आज अगर आप श्रेया घोषाल को देखें, वो भी तो वहीं से आई हैं। तो बहुत से सिंगर वहाँ से आए हैं, लेकिन वो फिर स्थापित तभी हो पाते हैं जब वो उसके बाद शास्त्रीय संगीत सीखते रहें, अभ्यास करते रहें।
अगर अभ्यास नहीं करेंगे तो बस वो ख़त्म हो जाएंगे। जैसे आपको अगर हम पूछें कि पिछले साल इंडियन आइडल कौन था, तो आपको नहीं मालूम, क्योंकि उसने उसके बाद काम किया नहीं, अभ्यास नहीं किया। लेकिन अगर हम पूछें श्रेया घोषाल कौन है, तो आपको पता है, क्योंकि उसने मेहनत की, उसने अपना स्थान आज बना लिया बहुत अच्छा। इसलिए किसी भी रियलिटी शो में जीतने के बाद ये न समझिए कि वो लता मंगेशकर बन जाएगा या वो मोहम्मद रफ़ी बन जाएंगे, ऐसा नहीं है। उसके बाद उनको लगे रहना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। सर, भोजपुरी भाषा को आप कहाँ देखते हैं, जैसे संगीत के क्षेत्र में? भोजपुरी तो बहुत ही लोकप्रिय भाषा है। आज भोजपुरी संगीत जो है वो इतना ज़्यादा पॉपुलर है, यूट्यूब में कभी उसके देखिए व्यूज़, तो एक एक गानों को 10-10 करोड़ लोगों ने देखा सुना, एक एक गाने को 20-20 करोड़ लोग सुन रहे हैं। ये कैसे हो रहा है? ये तभी हो रहा है कि उसकी लोकप्रियता है। ठीक है, अभी उसका जो स्तर है उसको और बढ़ाना चाहिए। ये सभी कलाकारों को मैं वहाँ के कहूँगा कि यदि वो इसका स्तर जो है वो और अच्छा कर दें तो मुझे लगता है ये पॉपुलैरिटी और बढ़ जाएगी। सर, कहीं ना कहीं आरोप लगता है कि अश्लीलता ज़्यादा भोजपुरी के गानों में रहती है। वही तो मैंने हल्के शब्दों में कह दिया कि जरा उसको छानबीन करो, उसको छानो, तो फिर जो आपका संगीत है वो पूरा परिवार सुन सकेगा। अभी जो है वो यंग लड़के छोकरे सुन लेते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि उसको बड़े बड़े लोग सुने, जो लोग संगीत पसंद करते हैं, जो लोग संगीत का आदर करते हैं, तो वो तो तभी हो पाएगा यदि आप उसको और सुंदर और पवित्र बनाएं। सर, जैसे बॉलीवुड में पहले एक क्रेज हुआ करता था, मानते हैं? देखिए, बॉलीवुड की अगर बात करें तो बॉलीवुड में बिल्कुल ठीक हो रहा है। बॉलीवुड का मतलब क्या है? फिल्म। तो अगर फिल्म होगी मुगले आजम तो गजल आएगी, और अगर होगी दबंग तो मुन्नी बदनाम हो जाएगी। तो फिल्म के लिए बनता है ना संगीत। बॉलीवुड का संगीत जो है वो ना तो गजल ना भजन किसी को प्राथमिकता नहीं देता है। वो देता है कि स्टोरी क्या मांग रही है। अब अचानक फिल्म आ जाती है, बॉर्डर, तो अच्छा गाना आ जाता है, संदेश से आते हैं। लेकिन अगर फिल्म आएगी जला के राख कर दूंगा, तो उसमें क्या होगा? हाउसफुल, तो उसमें तो यही सब होगा ना। तो उसमें किसी म्यूजिक डायरेक्टर की कोई गलती नहीं। सर, आज की शाम 2 शब्द कुछ गुनगुना दीजिए। हाँ, सुनिए। ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन, वो तो गली 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 हरि गुन गाने लगी, महलों में पली बन के जोगन चली, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। अयोध्या में प्रभु राम जी का मंदिर स्थापित हुआ, उस पर कुछ अगर आपने? मैं सुनाता हूँ। काशी बदली अयोध्या बदली, सब जानते हैं काशी कितनी भव्य हो गई, अयोध्या तो स्वर्ग जैसी हो गई। लेकिन आगे क्या होने वाला है? काशी बदली अयोध्या बदली, अब मथुरा की बारी है, अब मथुरा की बारी है, राम खड़े हैं लिए धनुष, अब बंसी बजने वाली है। ये होने वाला है। तो विश्वास है कि जो मथुरा भी बदलेगा इस बार? क्यों नहीं बदलेगा? पूरा देश बदलेगा। अरे जितने मंदिर हैं, जितने भी जहाँ प्रार्थना होती है, मैं तो सिर्फ मंदिर की बात नहीं करता, मैं तो ये कहता हूँ कि हमारे देश में जहाँ जहाँ जाके पूजा की जाती है उस सब स्थानों को सुंदर बना दो भाई। हम लोग तो हर धर्म का आदर करते हैं। हम ये थोड़ी चाहते हैं कि मस्जिद खराब हो जाए, हम ये नहीं चाहते कि चर्च खराब हो जाए, गुरुद्वारे खराब हो जाए। सबकी उन्नति वैसे ही हो। वो सब हमारे देश के प्रतीक हैं। हमारा देश धर्म के लिए तो जाना जाता है। अरे अमृतसर जाओ और गोल्डन टेम्पल देखो तो तबीयत खुश हो जाती है। तो हम चाहते हैं हर मंदिर जो है वो वैसा बने कि इंसान जाए, पूजा करे और उसका कल्याण हो। और क्या उसको कुछ बोलना चाहेंगे? अच्छी बात है। देखिए, पूरी गणना से देश की पूरी आकृति पता लगती है, देश की पूरी खबर। अब पहले आधार कार्ड कहाँ था? किसी को पता था कौन कौन है, क्या है? आज कोई बंदा खड़ा है, आप तुरंत पता लगा सकते कौन है, उसको इधर आधार कार्ड देना है। पहले वो अपना नाम कुछ भी बता देता था, आज नहीं पता। ये हमारे जो मोदी जी आए हैं ना, ये वरदान है देश के लिए। ये कोई प्रधानमंत्री नहीं है, ये हैं अवतार पुरुष।
जिन्होंने आके इस देश को उत्थान का बीड़ा उठाया हुआ है, और वो चल रहा है। जितना इतना हुआ कभी नहीं होता इतना काम। सर, सांसद कंगना जी हैं, उन पर उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन देश को पीछे ले जा रहा है, तो उस पर कुछ। देखिए, कंगना जी जो हैं वो जो बोलती हैं, जो उनके मन में आता है वो बोलती हैं, उसके बाद उनको क्लैरिफिकेशन देना पड़ता है। वो जो बोला था हम जल्दी में बोल गए हैं, तो हर व्यक्ति को बोलने से पहले थोड़ा सा सोच लेना चाहिए, क्योंकि दोबारा क्यों बोलना पड़े, एक बार ही बोलना पड़े। जैसे हम एक गाना गा रहे हैं, एक बार में ठीक गाएंगे तो है, फिर दोबारा ठीक ठाक करके गाना पड़ेगा। तो पहली बार में चाहते ठीक गाना, तो हर एक को जो बोलना है वो इस तरह बोले कि उसको बाद में उसको सुधार ना करना पड़े उसका। जन्माष्टमी का पर्व देश में धूमधाम से मनाया गया। देवकी और यशोदा के लाल ने जन्म लिया और इसी के साथ उत्सवों का दौर शुरू हो गया। जन्माष्टमी के अगले दिन दही हांडी मनाई जाती है। मंगलवार 27 अगस्त को ये पावन पर्व भी कृष्ण भक्त धूमधाम से मनाते हैं। यूं तो यह पर्व खासकर महाराष्ट्र, वृंदावन, मथुरा में हर्षोल्लास से लोग सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन अब जनपद में भी दही हांडी का उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। इसी क्रम में आजमगढ़ सिधारी क्षेत्र स्थित श्री इच्छापूर्ति गौरीशंकर मंदिर ट्रस्ट पर श्री कृष्ण जन्मोत्सव के अवसर पर दही हांडी फोड़ प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। इस प्रतियोगिता में जगह जगह से आए गोविंदाओं ने दही हांडी तोड़ने की प्रतियोगिता में प्रतिभाग किया। अलग अलग क्षेत्र से आए गोविंदाओं की टोली ने दही हांडी को तोड़ने का प्रयास किया। सिधारी क्षेत्र के गोविंद के हाथ सफलता लगी। प्रतियोगिता को देखने के लिए मौके पर काफी संख्या में लोग जुटे हुए थे। ढोल तासे के बीच गोविंदा एक के ऊपर एक चढ़ते और गिर जाते। कई प्रयास के बाद सिधारी क्षेत्र के ऋषु की टीम द्वारा हांडी फोड़ कर जीत हासिल किया। विजेता ऋषु की टोली को कुसुमलता सिंह ने 51,000 का पुरस्कार प्रदान किया। दही हांडी तोड़ने में शामिल अन्य गोविंदाओं को भी पुरस्कृत किया गया। इस अवसर मुख्य ट्रस्टी कुसुमलता सिंह, बॉबी सिंह रेड़ा, पुन्नू सिंह रेड़ा, रॉबी सिंह रेड़ा, प्रकृति सिंह, मुनीम नायक यादव, विश्वजीत सिंह, राजू सिंह, हर्षवर्धन सिंह, भूमि सिंह, सच्चिदानंद साहू, जितेंद्र भारद्वाज, नीतू सिंह, नरसिंह यादव, बब्बन यादव, कवलधारी, राजेश यादव, रमाशंकर, बालेश्वर यादव, कामता यादव सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित रहे। जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज जी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय उद्योग बंधु स्वरोजगार बंधु एकल मेज व्यवस्था एकल में औद्योगिक एवं व्यापारिक सुरक्षा फोरम एवं रोजगार सेक्टर की बैठक संपन्न हुई। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने समस्त संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि अपने विभागों में निवेश कराने हेतु निवेशकों से मिलकर जनपद में ज्यादा से ज्यादा MOU कराए एवं हैंड होल्डिंग भी कराए। इसी के साथ ही प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना, एक जनपद एक उत्पाद, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना आदि की समीक्षा की गई।
समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने उक्त योजनाओं के संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि योजना के आवंटित लक्ष्य के सापेक्ष 100% लाभार्थियों को लाभ दिलाएं एवं योजना में जितने प्रकरण स्वीकृत है उसके सापेक्ष 100% बैंकों से समन्वय स्थापित कर ऋण वितरण कराएं। निवेश मित्र पोर्टल पर लंबित प्रकरणों की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि अपने विभागों से संबंधित जो भी निवेश मित्र पोर्टल पर प्रकरण लंबित है उसे यथाशीघ्र निस्तारण कराएं ताकि प्रकरण बियॉन्ड टाइम ना हो। इसके साथ ही जिलाधिकारी ने उपायुक्त उद्योग SS रावत को निर्देश दिए कि आगामी बैठकों में बुकलेट में विगत माह की योजनाओं से संबंधित प्रगति विवरण को भी शामिल किया जाए। बैठक में उपस्थित उद्यमियों द्वारा जिला अधिकारी महोदय को इंडस्ट्रियल एरिया सरफुद्दीनपुर में विद्युत ट्रिपिंग, नाली की सफाई आदि समस्याओं के बारे में अवगत कराया गया। जिलाधिकारी ने संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि उक्त समस्याओं का निस्तारण यथाशीघ्र सुनिश्चित कराएं। बैठक में समस्त संबंधित विभागों के अधिकारी व उद्यमी उपस्थित थे। ऑनलाइन हाजिरी के विरोध में ऑल इंडिया टीचर्स एसोसिएशन मदारसे अरबिया उत्तर प्रदेश के मदरसा शिक्षकों ने मुख्यमंत्री को संबोधित अपना मांग पत्र मंगलवार को जिला प्रशासन को सौंपा। इस दौरान कहा कि परिषदीय विद्यालयों में ऑनलाइन उपस्थिति को रोक दिया गया है, लेकिन मदरसों में इसे लागू कराने की कोशिश की जा रही है। यह उचित और न्याय संगत नहीं है। मदरसों में आधार आधारित बायोमेट्रिक प्रणाली की व्यवस्था पर भी रोक लगनी चाहिए। उन्होंने बताया कि जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी आजमगढ़ द्वारा मदरसों में बायोमेट्रिक प्रणाली की स्थापना हेतु माह जुलाई एवं अगस्त 2024 का वेतन रोक कर दबाव बनाया जा रहा है, जबकि उक्त के संबंध में मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह की अध्यक्षता में शिक्षा विभाग व शिक्षक संगठनों की हुई बैठक में डिजिटल उपस्थिति को अग्रिम आदेशों तक स्थगित करने का निर्णय लिया गया है। चूँकि मदरसे भी शिक्षण संस्था है और मुख्य सचिव का निर्णय समस्त शिक्षण संस्थानों पर एक समान प्रभावी होता है। शासन के अग्रिम आदेशों तक मदरसों में भी डिजिटल उपस्थिति को स्थगित करते हुए जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी आजमगढ़ को माह जुलाई अगस्त 2024 एवं आगामी माहों का वेतन भुगतान करने हेतु आदेशित करने के साथ वित्त एवं लेखाधिकारी बेसिक शिक्षा आजमगढ़ को निदेशक अल्पसंख्यक कल्याण के आदेश का पालन किए जाने की उन्होंने गुहार लगाई। मदरसा के जो शिक्षक साथी हैं उनको ऑनलाइन हाजिरी बायोमेट्रिक ज़बरदस्ती लगवाने के नाम पे जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी महोदय के द्वारा वेतन जिले में बाधित किया गया है। ये कहीं से भी न्याय संगत नहीं है। अभी हाल फिलहाल में माध्यमिक सहित प्राथमिक के तमाम विद्यालयों में प्रदेश के ऑनलाइन हाजिरी को लेके शासन का निर्देश जारी हुआ था, जिसके विरोध स्वरूप पूरे प्रदेश के शिक्षकों ने प्रदर्शन किया और प्रदर्शन के बाद उस चीज़ को वापस लिया गया। तो हमारे मदरसा के शिक्षकों के लिए भी यह मांग है कि भाई जब अन्य विभागों में बायोमेट्रिक और ऑनलाइन हाजिरी से अगर मुक्ति दी गई है तो हम ही लोगों को क्यों फंसाया जाए। एक समान व्यवस्था सबके लिए होनी चाहिए और इस कड़ी में ही हम लोग आए हुए हैं। माननीय जिलाधिकारी महोदय को हम लोग ज्ञापन पत्रक सौंपेंगे। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी से कहें कि बायोमेट्रिक न लगवाने के नाम पे अनावश्यक वेतन बाधित न करें। ये कहीं से भी नैसर्गिक न्याय नहीं। मंडलायुक्त मनीष चौहान की अध्यक्षता में मंगलवार को आयुक्त सभागार में राजस्व वसूली एवं अन्य राजस्व कार्यों आदि की मंडलीय समीक्षा बैठक संपन्न हुई। मुख्यमंत्री डैशबोर्ड के आधार पर हुई उक्त समीक्षा बैठक में बिंदुवार समीक्षा करते हुए मंडलायुक्त श्री चौहान ने पाया कि खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा पूर्व एवं वर्तमान वित्तीय वर्ष में आजमगढ़ में संग्रहित कुल खाद्य नमूनों में मानक के विपरीत पाए गए नमूनों के सापेक्ष कार्यवाही में अपेक्षित तेजी नहीं लाई जा रही है। उन्होंने सहायक आयुक्त खाद्य एवं औषधि प्रशासन को निर्देश दिया कि मानक के विपरीत पाए गए खाद्य नमूनों के विरुद्ध कार्यवाही में तेजी लाई जाए। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी की समीक्षा के दौरान अवगत कराया गया कि जनपद आजमगढ़ के मार्टिनगंज में इस योजना के तहत नया लक्ष्य प्राप्त होने कारण जनपद की रैंकिंग कम हो गई है।
उन्होंने निर्देश दिया कि नए लक्ष्य के दृष्टिगत कार्यवाही में तेजी लाई जाए। राजस्व वादों की समीक्षा के दौरान मंडलायुक्त ने कहा कि धारा 116, धारा 24, धारा 98 के मामला का तेजी से निस्तारण किया जाए। उन्होंने कहा कि आजमगढ़ में निर्विवाद उत्तराधिकार के 95.43%, बलिया में 95.86% एवं मऊ में 93.49% आवेदन पत्रों को निस्तारित किया गया है। शेष प्रकरणों को भी शीघ्र निस्तारित कराना सुनिश्चित किया जाए। बैठक में अपर आयुक्त प्रशासन के अवस्थी, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व आजमगढ़ आजाद भगत सिंह, एडीएम बलिया देवेंद्र प्रताप सिंह, एडीएम मऊ सत्यप्रिय सिंह, आरएम रोडवेज मनोज कुमार बाजपेयी, संयुक्त आयुक्त उद्योग रंजन चतुर्वेदी, सहायक आयुक्त औषधि गोविंद लाल गुप्ता, सहायक आयुक्त खाद्य श्रवण कुमार मिश्र सहित अन्य विभागों के मंडलीय अधिकारी उपस्थित थे। गर्ल्स कॉलेज पहाड़पुर आजमगढ़ के सबसे पुराने कॉलेजेस में से एक है, जो 1938 से विज्ञान, वाणिज्य, कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान कर रहा है। इसने कक्षा 9वीं से 12वीं तक IIT और नीट की तैयारी के लिए ग्रेविटी इंस्टीट्यूट लखनऊ के साथ इंटीग्रेटेड कक्षाएं भी शुरू की हैं। कक्षा नर्सरी से 11वीं तक प्रवेश खुला है। उच्च अनुभव वाले शिक्षकों के साथ उत्कृष्ट शिक्षण पद्धति, पूर्ण सुसज्जित कंप्यूटर लैब, पुस्तकालय और विज्ञान प्रयोगशाला, 24/7 CCTV निगरानी, पावर बैकअप। न्यू एडमिशंस के लिए फॉर्म और प्रोस्पेक्टस अवेलेबल है, तो जल्दी करें। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर, जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़।